नमस्कार। महाराष्ट्र दंगा मामले में अब तक 107 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र को जलाने में शामिल हर एक दंगाई को पुलिस ढूंढकर पकड़ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में हालात काबू में हैं। आज महाराष्ट्र में कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन अमरावती में अब भी धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है ताकि किसी भी तरह की कोई फेक न्यूज फिर से हिंसा न भड़का दे। पिछले 2 दिन में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो कुछ हुआ वो पुलिस को महज संयोग नहीं लग रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो किसी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि इस दंगे में किसका कितना रोल है। अयाज हलचल कैरेक्टर नंबर 1, रईस रिजवी कैरेक्टर नंबर 2, रजा अकेडमी कैरेक्टर नंबर 3। महाराष्ट्र दंगे के 3 कैरेक्टर सामने आ चुके हैं। अभी कई कैरेक्टर और बाकी हैं। इनका सबका मास्टरमाइंड कौन है, अभी ये सवाल बाकी है। अमरावती, मालेगांव, नांदेड़, वाशिम, महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, जो पत्थरबाजी हुई, ये महज कोई संयोग नहीं था, बल्कि पुलिस को शक है कि ये सोचा समझा प्रयोग था। महाराष्ट्र के 4 अलग अलग शहरों में एक ही वक्त में एक ही पैटर्न से एक साथ दंगे हुए, आगजनी तोड़फोड़ हुई। 12 नवंबर की दोपहर को अचानक दंगे जरूर हुए, लेकिन जांच में ऐसा लग रहा है कि इनकी स्क्रिप्ट 8 नवंबर से पहले लिखी जा रही थी। महाराष्ट्र में किसके कहने पर दंगा प्लान किया गया, इसका जवाब तलाशने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। 12 नवंबर से पहले कहां पर क्या हो रहा था वो देखना होगा। इसकी पड़ताल में हमारे हाथ एनसीपी के कॉर्पोरेटर अयाज हलचल का 8 नवंबर का वीडियो लगा, जिस पर पुलिस का दावा है कि वीडियो में देखने वाला शख्स अयाज हलचल है और वीडियो में उसकी ही आवाज है। मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, मगर आज की सरकार ये चीजों को खत्म करने के बजाय उनको और ताकत दे रही है। ये वही जोड़ी है मोदी और अमित शाह की, जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्ल किया। आज त्रिपुरा में भी वही लोग हैं। ये लोगों के साजिश के तहत त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा में कत्लेआम हो रहा है। बजरंग दल आरएसएस जैसी खतरनाक तंजीम जो खुलेआम कत्ल कर रही है, ये तंजीम को ताकत देने वाले यही भाजपा सरकार, यही जोड़ी है जो आज हिंदुस्तान के राज कर रहे प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है। ये लोग इस्तीफा दे, आवाम हिंदुस्तानी जो सेकुलर आवाम है वो इनके खिलाफ रोड पर आए और इनके खिलाफ एहतजाज करे। आज मालेगांव शहर में पूरे भारत का महिला एहतजाज त्रिपुरा के मुसलमानों के हक में किया जा रहा है और हम लड़ते रहेंगे जब तक वहाँ का दंगा रुकता नहीं है, कत्लेआम रुकता नहीं है, जब तक ये हमारा एहतजाज चालू रहेगा। इस वीडियो के बीचों बीच खड़ा हुआ शख्स ही अयाज हलचल है, जो मालेगांव की सड़क के बीचों बीच लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा गया वो सीधे तौर पर पुलिस के खिलाफ हिंसा का इशारा था। अगर ये नहीं रुकता है तो पूरे देश के अंदर आग लग जाएंगी, पूरा देश बर्बाद कर दिया जाएगा। हम देश की आवाम से अपील करते हैं कि त्रिपुरा के बेगुनाह मुसलमानों को वहाँ के एहतजाज करके वहाँ के लोगों को रोका जाए। पूरे देश के भाइयों को गुजारिश है कि रोड पर आओ, एहतजाज करो और त्रिपुरा के मुसलमानों को इंसाफ दिलाओ। और जो पुलिस वालों ने वहाँ पे जुल्म सितम किए, ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। और इस तौर पर पूरे त्रिपुरा के पुलिस वालों का सस्पेंड कर नवा कोई भर्ती किया जाए, वहाँ हम वो पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आज तक देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि पुलिस खुल के लोगों को जला रही है, काट रही है, मार रही है। वो काम हुआ कि त्रिपुरा की पुलिस ने की है। आज हमारा ये एहतजाज है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे होकर
त्रिपुरा के खिलाफ एहतजाज करते रहे। यही हमारा आज का एहतजाज है। इस वीडियो में एनसीपी कॉर्पोरेटर अयाज हलचल साफ नजर आ रहा है और उसने जो बातें इस वीडियो में की है उसके बाद वो एक्सपोज हो गया है। हालांकि अयाज की इन दिनों एआईएमएम से नजदीकियां ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो में वो साफ तौर से आपत्तिजनक बातें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, साथ ही अफवाह भी फैला रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बेहद शर्मनाक बातें कर रहा है, आपत्तिजनक बातें कर रहा है। लेकिन मामला यहीं खत्म हो जाता तब भी समझा जा सकता था, लेकिन असल खेल तो इस वीडियो के बनने के बाद शुरू हुआ। अयाज हलचल जो कुछ बोल रहा था, जिस अंदाज में वो भड़का रहा था, उसको कैमरे में बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। फिर हलचल नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में इन वीडियो को शेयर किया गया और यहां से ये वीडियो वायरल किए गए। हमारे रिपोर्टर राजेश ने अयाज हलचल और वायरल वीडियो पर नासिक के एसपी सचिन पाटिल से बात की। एफआईआर दर्ज हुआ है जिसमें अयाज हलचल नाम के एक शख्स का जिक्र है, अपने 4 साथियों के साथ उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ फॉरवर्ड किया। क्या है वो मामला सर, क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई? वो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वो मामला दर्ज है। उसमें 8 तारीख के आसपास का वो जो इंसिडेंट था, उस सिलसिले में वो उसके ऊपर एफआईआर फिरियाद दर्ज करके अभी उसमें कार्रवाई आगे चल रही है। उसमें व्हाट्सएप के जरिए इंस्टिगेशन की बात है सर उसमें उसने वहाँ पे जो ये किया था, लोगों को उकसा के उसने वो जो इंसिडेंट किया था, उस सिलसिले में उस पर एफआईआर दर्ज है। एफआईआर लेकिन उस पर 13 तारीख को ही दर्ज हुआ है। इंसिडेंट 8 का है, एफआईआर आप लोगों ने जब शुक्रवार को जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद दर्ज किया। पूरा वेरिफिकेशन करके उसी के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अयाज हलचल को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र को जिसने भी जलाने की कोशिश की, जो इन दंगों में शामिल था, पुलिस हर एक शख्स को ढूंढकर पकड़ रही है। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों, भड़काऊ नारे लगाने वालों को और दंगे की साजिश रचने वालों को गिरफ्तार किया है। अभी कई जगहों पर पुलिस छापेमारी करने भी वाली है। शुक्रवार को मालेगांव में हुई हिंसा में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालेगांव सिटी पुलिस, आशा नगर पुलिस स्टेशन और आजाद नगर पुलिस स्टेशन, 3 पुलिस स्टेशन जहां मामला दर्ज हुए हैं। और ये आरोपी हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने मालेगांव में शुक्रवार की दोपहर दुकानों पर पत्थर बरसाए, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, आम लोगों पर पत्थर बरसाए। इनकी गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग सीसीटीवी कैमरे और अलग अलग वीडियोस में के जरिए इनकी पहचान हुई, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक एक करके पुलिस ने पहचाना है लोगों को। 22 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 5 अभी भी हिरासत में पुलिस की, जिनसे पूछताछ चल रही है, और 25 लोग और हैं जिनकी निशानदेही हो चुकी है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वहीं 100 से ज्यादा लोगों पर मामले दर्ज किए हैं। कोर्ट में, अदालत में इन्हें पेश किया जाएगा। वहां से कस्टडी जो है वो पुलिस मांग करेगी। ये मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन है, ऐसे ही आयशा नगर पुलिस स्टेशन के साथ साथ आजाद नगर पुलिस स्टेशन, इन दोनों पुलिस स्टेशन में भी 5 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 307 का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, इन लोगों पर दर्ज हुआ है क्योंकि लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ अयाज हलचल के वीडियो ने मालेगांव में हंगामा खड़ा कर दिया, बल्कि 12 नवंबर के बंद के ऐलान से पहले मालेगांव की सड़कों पर कैसे फरमान जारी किए जा रहे थे, लाउडस्पीकर क्या बजा रहे थे, वो सुनिए, क्योंकि दंगे की साजिश में एक नहीं कई कैरेक्टर शामिल हैं। ताऊन ज़ल्ज़ला कहीं तूफान आएगा, ताऊन ज़ल्ज़ला कहीं तूफान आएगा, हर सिमत से तबाही का सामान आएगा। जब तुमसे हो सकेगी ना भारत की हिफाजत, तब सरहदों पे लड़ने मुसलमान आएगा। त्रिपुरा में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज फसाद बर्पा कर दिया गया। कई मसाजिद तोड़ दी गई, कुरान मुक़द्दस को नजर आतिश किया गया। ऐसे हालात में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड, रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और दीगर कई अदारों, अंजुमनों, सियासी व मजहबी जमातों के मशवरों से
ये तय हुआ है कि मोरखा 12 नवंबर बरोज जुमा को मालेगांव शहर बंद 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 रहेगा। ई रिक्शे में लगे लाउडस्पीकर से रजा अकेडमी का नाम लिया जा रहा है। दावा किया गया बंद के पीछे रजा अकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल का हाथ था। ये वीडियो अयाज हलचल के हलचल व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिला है। ज़लज़ला कहीं तूफान आएगा। क्या बंद के नाम पर दंगा फैलाने का प्लान था? इस एंगल से भी जांच जरूरी है। रजा एकेडमी 12 नवंबर को मालेगांव में रजा अकेडमी से जुड़े मौलाना पुलिस स्टेशन गए थे, जहां पर उन्होंने त्रिपुरा के विरोध में पुलिस को अपना ज्ञापन सौंपा। यहां तक तो सब ठीक था, शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बाद इसी भीड़ ने मालेगांव में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने मालेगांव की रजा अकेडमी के हेड रईस रिजवी और ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलेमा के लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। बंद में रजा अकेडमी का कितना रोल था? क्या रजा अकेडमी का मकसद सिर्फ बंद आयोजित करना था या इसके पीछे कोई साजिश थी? इस पर भी तहकीकात जारी है। पड़ताल में इतना पता चला कि रजा अकेडमी ने 12 नवंबर को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। बंद से पहले बाकायदा सोशल मीडिया और पैम्पलेट के जरिए ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए गए थे। रजा अकेडमी का बंद का ऐलान करना और अयाज हलचल के व्हाट्सएप ग्रुप से रजा अकेडमी से जुड़े विवादित वीडियो मिलना कई सवाल खड़े करते हैं और इन सवालों का सटीक जवाब रजा अकेडमी ही दे सकती है। इसलिए हमारी टीम मुंबई में रजा अकेडमी के हेड ऑफिस पहुंची, जहां रजा अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद सईद नूरी से बात की। महाराष्ट्र पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दर्ज कर लिया है। लोकल पुलिस स्टेशंस में 20 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिसमें से खास तौर पर मालेगांव में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें एक एनसीपी के जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं उनका नाम आया है। मैं आपको एक वीडियो आया है, उनका एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये वो वीडियो है जो पुलिस ने जारी किया है, ये उनके मोबाइल में मिला है। हलचल नाम करके एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया है, एक बार इसको जरा सुनिएगा। से तबाही का सामान आएगा, जब तुमसे हो सकेगी ना भारत की हिफाजत, तब सरहदों पे लड़ने मुसलमान आएगा। इसमें देखिए आपका जो है एकेडमी का भी नाम लिया है और इसी तरीके से कई सारे वीडियोस उस ग्रुप में हैं। हलचल नाम की जो ग्रुप बनाई गई है, ये एनसीपी के लोकल जो वहाँ के लीडर थे अयाज, उन्होंने ये बनाया था और उसमें इस तरीके के वीडियोस थे। इस पर क्या कहेंगे? अगर इस तरीके की भाषा का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो आपको लगता है ये ज़रूरी था इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना? कहीं ना कहीं इस तरीके के जो माहौल होते हैं इससे ख़राब होते हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए, ये माहौल ख़राब करने वाली जो बात है ये तो किसी सूरत में कहीं पर भी ये मुनासिब नहीं है कि जायज़ नहीं ठहरा कि लोगों को मुस्तैल किया जाए। बजाय इसके कि इसके रसूल के ताल्लुक़ से बोला जाता कि हम अपने नबी के नाम पर जान, माल, इज़्ज़त, आबरू सब कुर्बान कर सकते हैं। लिहाजा मुसलमानों को रसूलुल्लाह का वास्ता कि वो अपने तौर पर इस बंद को कामयाब बनाएं और जिन लोगों ने हुजूर की शान में तौहीन किया है उनको बताएं कि इतने मुसलमान आपसे नाराज़ हैं, और हुकूमत को भी बताएं कि अगर आप लोग कार्रवाई किए होते तो आज इतने लोग आपके ताल्लुक से खड़े नहीं होते। रजा अकेडमी हिंसा के आरोपों को नकार रही है, अपने आप को पाक साफ बता रही है, लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र दंगों के लिए रजा अकेडमी और उद्धव सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। जिन संगठन का इन दंगों के पूर्व अलग अलग जगहों पर बैठक करके बड़ी संख्या में लोगों की मीटिंग करके कौन कहां दंगा करेगा, ये जो बातें सामने आ रही है, तो उस संगठन के आका महाराष्ट्र सरकार के लाडले क्यों है? क्यों पुलिस कमिश्नर दफ्तर में रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत किया महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया था? क्या कारण था? और अब सारे पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो उन्हें बचाने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंसा अमरावती में हुई। शुक्रवार और शनिवार लगातार 2 दिनों तक अमरावती चली। कई पुलिसकर्मी और लोग भी घायल हुए।
त्रिपुरा की अफवाहों की चिंगारी ने महाराष्ट्र के अमरावती को शुक्रवार से धधकने के लिए मजबूर कर दिया है। हिंदू संगठनों के साथ साथ विशेष समुदाय मुस्लिम संगठन आमने सामने आ गए। उन पर नियंत्रण करने के लिए अमरावती में 4 दिनों के लिए संचार बंदी 144 धारा लागू कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में लगभग 6 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से अमरावती की सुरक्षा के लिए लगभग 2200 असला से लैस जवानों को तैनात किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री को घटनाओं की जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सुरक्षा बल अधिक से अधिक मुहैया कराए जाएंगे। फिलहाल अमरावती में हालात काबू में हैं और धारा 144 लागू है। अमरावती में हिंसा, आगजनी के पीछे सबसे बड़ी वजह फेक न्यूज, गलत तस्वीरें हैं, जिनको लोगों के बीच जानबूझकर वायरल किया गया ताकि माहौल खराब हो जाए। पुराने वीडियोस चलाना और वीडियोस देख के फिर और दिल में अंदर अलग अलग से विचार आना, इसके लिए नेट यहाँ पे टोटली बंद किया गया है। जो भी अमरावती जिले में, और हर जगह पे कर्फ्यू का माहौल लगाया गया है। सब जगह इमरजेंसी जो नीड्स हैं, मुझे लगता है आज जो स्थिति अगर स्टेबल रहती है, सीपी से मेरी कंटिन्यू बात चालू है, तो मुझे लगता है उनसे भी जाके मैं चर्चा करूँगी और कोई भी अमरावती में अननेसेसरी की चीज़ें स्प्रेड ना करे। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसकी वजह 2700 किलोमीटर दूर त्रिपुरा बताई गई। आखिर महाराष्ट्र हिंसा का त्रिपुरा कनेक्शन क्या है? ये सवाल आपके जहन में भी बार बार आ रहा होगा। दरअसल महाराष्ट्र में फेक न्यूज उड़ाई गई कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला हुआ और आगजनी की गई, जबकि ऐसा कुछ भी त्रिपुरा में हुआ ही नहीं। अब महाराष्ट्र और त्रिपुरा सरकार सीधे आमने सामने आ गई है। ये क्या है? साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है। और किस तरह का कॉन्स्पिरेसी? त्रिपुरा का इतिहास खराब करने का कॉन्स्पिरेसी, त्रिपुरा का तो सांस्कृतिक गरिमा है उसमें काली लगाने का कोशिश, ये त्रिपुरा सरकार को भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। त्रिपुरा का जो आम आदमी है उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में हालात भले ही सामान्य हो गए हों, लेकिन हिंसा की आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि जो भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जो जख्म लोगों को मिले हैं, उसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में भी नजर आएगा। और महाराष्ट्र के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर एक पार्टी इलेक्शन मोड में है। यूपी में पॉलिटिकल पार्टियों की कोशिश है कि किसी कास्ट के सभी वोट उनको ही मिले। बीजेपी ने आज लखनऊ में ब्राह्मण, वैश्य और मौर्य कुल मिलाकर 3 सम्मेलन किए। ये तीनों कास्ट मिलाकर उत्तर प्रदेश चुनाव के करीब 20% वोटर्स हैं। और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 3 घंटों में ही वोट बैंक को अपना मैसेज दे दिया। यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव में कास्ट पॉलिटिक्स टॉप पोजीशन पर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण, मौर्य और वैश्य सम्मेलनों में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों की स्ट्रेटेजी में यह समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगी की टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा। मौर्य सम्मेलन दोपहर 1 बजे, वैश्य सम्मेलन दोपहर 2 बजे और ब्राह्मण सम्मेलन 4 बजे। यानी सिर्फ 3 घंटे में योगी ने 3 जातियों के बीच सियासी फॉर्मूला सेट कर दिया। यूपी में 12% ब्राह्मण वोटर्स हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सबसे ज्यादा 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में भले ही ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत कम हो, ये वोट बैंक किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक हवा बनाने में प्रभावशाली माना जाता है। अब 2022 के लिए भी ब्राह्मण वोटों पर सबकी नजरें टिकी हैं। इनके वोट बटोरने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पहले ही ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया। आज लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन में भी जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। जिसने सम विषम परिस्थिति में धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, संस्कृति के पथ का अनुसरण किया है और जिसके कारण सम विषम परिस्थिति के बावजूद भारत की सनातन धर्म की नींव तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया के अंदर आज भी अडिग रूप से बनी हुई है, वह सचमुच
वही सच्चा ब्राह्मण है। जब भी ब्राह्मण समाज की बात चलती है तो हमारे सामने इस देश की ऋषि परंपरा स्वाभाविक रूप से उभर कर हम सबके सामने आती है। हमारे देश की ऋषि परंपरा कहती है तिरवंतो विश्वमार्यम, हम भी श्रेष्ठ बने, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे विश्व को भी आर्य बनाएंगे, विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। यह है हमारे देश की ऋषियों की एक उदात्त परंपरा। ब्राह्मण वोटों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियों में खींचतान चल रही है। 2022 चुनाव से पहले कहीं ब्राह्मण सम्मेलन तो कहीं मूर्तियों से ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश हो रही है। प्रयागराज में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। उनकी 8 फीट ऊंची मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और अब यूपी के सभी 75 जिलों में ऐसी ही प्रतिमा लगाने का प्लान है। त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में है। 2022 की चुनावी लड़ाई में ब्राह्मण और परशुराम के साथ श्री राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दा भी लॉन्च हो गया है। 2022 के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिन मुद्दों को उठाया उनको लेकर समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को टारगेट कर रही है। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है? 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। आज का दिन सम्मेलनों का सुपर संडे रहा। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मणों के अलावा 2 और सम्मेलन हुए। मौर्य सम्मेलन जो यूपी में करीब 5% वोट है, और वैश्य सम्मेलन जो यूपी में 3% वोट बैंक है। ब्राह्मणों का 12% इसमें जोड़ दें तो सिर्फ एक दिन में बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए 20% वोट बैंक को टच कर लिया है। इनकी मदद से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आने की रणनीति तैयार की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। सामने मौर्य समाज के वोटर्स थे, इसलिए योगी ने इन्हें भारत के स्वर्ण युग की याद भी दिलाई। भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा में बीच में जो मणि है वह धर्म चक्र है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय की प्रेरणा, ये दोनों की प्रेरणा कौन देता है? अशोक। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। सवाल यह है कि आज जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उससे कैसा एम्प्लॉयमेंट हो, यूथ के सामने एजुकेशन कैसी हो, उनकी एनर्जी सही इस्तेमाल हो जाए, और एजुकेशन कैसी हो, ये सवाल है। इन सवालों का तो जवाब ढूंढ ही नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और फिर पूरे कारखाने बेचे जा रहे हैं। एयरपोर्ट उन्हें दिखाई दिया तो एयरपोर्ट बेच देंगे, ट्रेन बेच रहे हैं, ट्रेन जहां खड़ी होती है वो स्टेशन बेच रहे हैं, पानी के जहाज बेच रहे हैं, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो पोर्ट बेच रहे हैं। ये बेचने वाली सरकार है। अभी तक तो लोग कहते थे फेकू सरकार है, लेकिन सही मायने में ये बेचू सरकार भी निकली। अगर अखिलेश यादव ब्राह्मण और मौर्य समाज को अपनी तरफ लाने में कामयाब हुए तो सीधा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसलिए योगी ने आज वैश्य समाज सम्मेलन का तीसरा कार्ड भी चल दिया। इन्हें बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिन्हें रिझाने के लिए सभी सियासी दल लगे हैं, लेकिन योगी इस वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहते। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में करीब 3% वैश्य वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश की करीब 116 विधानसभा सीटों पर यह समाज असर डालता है, और करीब 22 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी भूमिका निर्णायक है।
यूपी की हर एक पॉलिटिकल पार्टी वैश्य या व्यापारियों को अपने साथ रखना चाहती है। ये समाज चंदे के साथ चुनाव प्रचार में भी बड़ा रोल निभाते हैं, यानी वैश्य वोट बैंक से किसी भी पार्टी को डबल फायदा होता है। इनके बीच आकर योगी ने वो बातें रखी जो हर बिजनेसमैन को अच्छी लगती है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश आप सबकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बना है। इससे पहले क्या स्थिति थी? हम 6, 7वें नंबर पर थे। लेकिन जब इस चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो रोजगार भी सृजन होता है, ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ती है। भाइयों बहनों, सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था की इस स्थिति में आज जब तकनीक का प्रयोग करने के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर आग्रह करते हैं, आग्रही बनाते हैं पूरे देश को, आज उसका परिणाम है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश के पास है। निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी और व्यापारी के लिए उस प्रकार की सुविधा उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवा रही है। जब अनुकूल वातावरण हर एक स्तर पर होता है, केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के एक साथ कार्य करती है, तो डबल इंजन की सरकार का लाभ आम जन के जीवन में परिवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। 3 जातियों के बाद एक और वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की नजर है। गरीबों को मुफ्त राशन देने का मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने उठाया तो अखिलेश ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करके नई शुरुआत कर दी। होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन, और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेकर होली तक फिर हम लोग फ्री में राशन देंगे। ये राशन में, इस राशन में खाद्यान्न तो देंगे ही देंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे हर एक परिवार को। दिसंबर महीने से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक ले दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। और हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, लेकिन इसमें मुद्दे नेशनल हैं और अब तो इतिहास की किताबें खुल रही हैं। आजादी के वक्त के पन्ने पलटे जा रहे हैं। योगी ने बताया कि बंटवारे के बाद सरदार पटेल ने देश को कैसे एक सूत्र में बांधा। मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जूनागढ़ और हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र किया। यूपी चुनाव में इस बार भी राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ यूपी के गौरव की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने सरकार पर 5 साल पीछे चलने का आरोप लगा दिया। चुनाव में पिछड़ी जातियों की बात होती है, लेकिन अब पिछड़ी सोच का मामला भी आ चुका है। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पे रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं।
फॉरवर्ड लुकिंग हैं, वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं। खबर श्रीनगर से, जहां एक आतंकी हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने पुलिस की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। सूचना मिली थी कि नवाकदल इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची थी और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी। इस फायरिंग के बाद सीआरपीएफ के जवानों को मौके पर बुलाया गया। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को घेरकर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में भारतीय सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल की जबरदस्त चर्चा है। आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक फिर से याद दिलाई और भविष्य में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो सकता है इसका एहसास भी दिलाया। पाकिस्तान तालिबान को लेकर अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर प्लान तालिबान बनाया था, लेकिन अजीत डोवल की एंट्री के बाद पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। दोनों के बीच 1340 किलोमीटर की दूरी थी। दोनों अलग अलग मंचों से बोल रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह हो या फिर अजीत डोवल, दोनों ही फ्यूचर वॉर की बात कर रहे थे। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं, भविष्य में जब भी युद्ध होंगे, ईश्वर करे कि युद्ध हो ही ना, तो युद्ध दो देशों के सेना के बीच नहीं होंगे। युद्ध होंगे रोबोट से होंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध होंगे। उनका प्रयोग होगा युद्ध करने में। मनुष्य मनुष्य से नहीं लड़ेगा। वह कितने विध्वंसक होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भविष्य के युद्ध कितने हाईटेक एडवांस होंगे, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समझाया, लेकिन इतने एडवांस युद्ध लड़ना हर किसी देश के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में फ्यूचर में कैसी जंग का सबसे ज्यादा खतरा है, वो एनएसए अजीत डोवल से समझिए। The new frontiers of war, what we call as the fourth generation warfare, is the civil society. Wars have ceased to become an effective instrument of achieving their political or military objectives. They are too expensive and unaffordable, and at the same time, there is an uncertainty about their outcome. But it is the civil society that can be subverted, that can be suborned, that can be divided, that can be manipulated to hurt the interest of a nation. And you are there to see that they stand fully protected. अजीत डोवल जिस युद्ध के बारे में समझा रहे हैं, उसका मौजूदा वक्त में सबसे सटीक उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां पर कम से कम खून खराबा में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जंग पाकिस्तान ने जीती है। ना सामने आए, ना गोली चलाई, ना बम गिराए, और फिर भी अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत हो गई। If the internal security fails, no country can be great. If the people are not secure, people are not safe, they cannot rise to their potential, probably the country can never grow. आजादी के 100 साल बाद हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी? दुनिया में भारत कहां खड़ा होगा? पाकिस्तान का तब तक क्या हाल हो चुका होगा? चीन की चालबाजी कितनी कम हो जाएगी? भारत को कैसे युद्ध लड़ने होंगे? डोवल डॉक्ट्रिन में हर एक पॉइंट का, हर एक मुद्दे का एकदम क्लियर जवाब है। You will all see 100th year of the India's independence and beyond. It will be a different India at that time. India is on the march, and you will see that you will be leading these police forces at a time when it will be in India, which has got a new place in the international arena. It will be a country that will be known for its many achievements and many accomplishments. It will be one of the lead nations. 2014 से अजीत डोवल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चाहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक, या फिर LAC पर कैलाश हिल्स पर चीन को घुटनों पर लाना, हर एक मास्टर प्लान के पीछे अजीत डोवल का दिमाग होता है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा भारत, अमेरिका, रूस, हर बड़े मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान पर भारत साइलेंट नहीं बल्कि एक्टिव मोड पर है और इस मिशन को लीड खुद अजीत डोवल कर रहे हैं।
डोवल ने 7 देशों के एनएसए के साथ अफगानिस्तान पर हाई प्रोफाइल मीटिंग की। इस बैठक में पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान की तरफ से एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ जो है, उनकी तरफ से ये कहकर इनकार किया गया कि उन्होंने कहा कि इंडिया तो पीस स्पॉइलर है। इंडिया एक स्पॉइलर है, तो एक ऐसे पीस स्पॉइलर से कैसे बात हो सकती है ऐसे कंट्री से कि जो कि वहां पे अमन नहीं चाहता अफगानिस्तान में, तो इसलिए मैं उसमें जो है वो शामिल होने के लिए नहीं जाऊंगा, ये कहना है। तो सवाल तो ये है कि टीएलपी जो है वो पीस स्पॉइलर नहीं है, यानी वो उसने जो पाकिस्तान में किरदार अदा किया, टीटीपी जो है क्या वो भी एक स्पॉइलर का किरदार नहीं अदा करती रही, बल्कि वो जो कुछ हो चुका उनके नतीजे में। तो अगर उनसे एंगेजमेंट हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है, उनसे डायलॉग हो रहा है, तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि रशिया शामिल है, जितने आपके नेबरिंग कंट्रीज और फिर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और फिर चाइना को भी बुलाया गया है, ईरान जो है वो भी, तो फिर उसमें आप ये बात क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का प्लान था अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलट करेगा और अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपने हिसाब से चलाएगा, लेकिन पाकिस्तान यही गलती कर गया, क्योंकि जहां पर पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने सोचना बंद कर दिया, वहीं से डोवल ने काम करना शुरू किया। तालिबान को आईएसआई की कठपुतली कहा जाता है और बाजवा की ये कठपुतली अब भारत के स्वागत को बेकरार है। हिंदुस्तान दोबारा एक रोल ढूंढ रहा है। आपको लगता है कि इस मीटिंग से, जो हिंदुस्तान में एनएसएस की मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, हिंदुस्तान ने अपने लिए एक नया रोल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया की मदद से ढूंढ लिया है? देखिए, अगर ये मीटिंग न भी होती तो हिंदुस्तान का रोल होना था, और उसकी वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया से अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बड़ी 3 हिस्सा सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करता है, और उसके लिए रास्ता अफगानिस्तान ही का है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर आप तालिबान से भी बात करें तो वो यही आपको कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के रूस के साथ अगर हम ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, रूस को हम एम्ब्रेस कर सकते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या किया सन 80 की दहाई में, तो अगर रूस को वो अपने करीब कर सकते हैं तो हिंदुस्तान ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हिंदुस्तान के साथ भी वो ख्वाहिशमंद है कि वो अच्छे ताल्लुकात कायम कर लें। दरअसल अफगानिस्तान को कई देश अपने हित के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान आतंकवाद के लिए, तो चीन 1 रोड 1 बेल्ट के लिए अफगानिस्तान चाहता है। रूस अमेरिका को सबक सिखाने और अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, जबकि भारत अफगानिस्तान में अपनी परियोजना को पूरा करना और शांति चाहता है। इमरान खान और बाजवा को सबसे ज्यादा डर अजीत डोवल का ही है, क्योंकि वो जानते हैं डोवल के लिए सबसे पहले भारत है। देश के हित के लिए वो कोई भी हद पार कर सकते हैं, जिसका जिक्र खुद डोवल ने आईपीएस पासिंग आउट परेड में किया भी। You have got to develop a national perspective. Don't forget that the first word of your service is the Indian police service. You are for India, and India is for you. Every other identity gets subsumed into this Indian identity. The interest of India should be supreme. डोवल की चाणक्य नीति का असर ग्राउंड पर नजर भी आने लगा। अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ है, रूस को सबसे ज्यादा भारत पर भरोसा है, फ्रांस हिंदुस्तान के सपोर्ट में है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान भारत के साथ हैं। चीन को भी मजबूरी में भारत का साथ देना पड़ेगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। जिस सेंट्रल एशिया के रूट को पाकिस्तान भारत के लिए बंद करना चाहता है, वो पहले से ज्यादा खुल गए। अजय डोवल ने इसको होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट किया, और ये रूस ने प्रपोज किया था कि ये मीटिंग इंडिया में की जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब अगली मीटिंग 2022 में होगी, जो चौथी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होगा वो 2022 में होगा। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया का ये मास्टर स्ट्रोक था। और उन्होंने देखे ना, अब 1947 में अंग्रेजों ने जब बंटवारा किया तो उन्होंने, माउंटबेटन ने और इन्होंने, अंग्रेजों ने हमला किया जम्मू कश्मीर की रियासत पे, और उसका मकसद ही ये था कि जो है वो काटा जाए
हिंदुस्तान का रास्ता जो है वो काटा जाए और उसको ना दिया जाए रास्ता सेंट्रल एशिया को। लेकिन आज पूरा सेंट्रल एशिया दिल्ली में बैठा हुआ था। डोवल की सबसे बड़ी खासियत उनका आत्मविश्वास और ग्राउंड वर्क है। वो टारगेट की ताकत और कमजोरी की पूरी रिसर्च और स्टडी करते हैं। पाकिस्तान और तालिबान पर भी डोवल की रणनीति तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।